हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे 2021 में एमडीयू का जो स्पेशल चांस हुआ था उसका मैथमेटिक्स 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन 100 मार्क्स का। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर एक यूनिवर्सिटीज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन यहां पे अपलोड करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे जो है उसका ए पार्ट। क्वेश्चन हमें दे रखा है आर क्रॉस ए वेक्टर डिवाइडेड बाय आर डॉट ए वेक्टर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग यहां पे लगाएंगे, अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, पहला फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो यहां पे हम लोग क्वोशिएंट रूल नहीं लगा रहे हैं, क्वोशिएंट रूल से बच रहे हम लोग यहां पे लगा रहे हैं प्रोडक्ट रूल, क्योंकि प्रोडक्ट रूल यहां पे अप्लाई करेंगे तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वोशिएंट रूल यहां पे काफी लेंथी हो जाएगा। तो देखिए जब हम लोग यहां पे डिफरेंशिएट करते हैं तो किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, जब हम इसको ओपन करते हैं आर क्रॉस ए को, तो इसके अंदर भी हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। मींस प्रोडक्ट के अंदर हम लोग क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज क्रॉस एज इट इज रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। देन इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें हमारे पास डिफरेंशिएशन करना है 1/r डॉट ए का। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो किस तरीके से डिफरेंशिएट होता है हमारे पास, हम लोग क्या करते हैं इसको ऊपर ले जाते हैं और x की पावर n का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो हमारे पास यहां से ये डिफरेंशिएट हो जाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम लोग क्या करते हैं इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल हमने ऑलरेडी लगा दिया। तो सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, जो रिजल्ट डिजायर रिजल्ट है वो निकल कर आ जाएगा। तो हमको एक बार एक रूल लगाना है, देन उसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करोगे, कोई जो हमारे पास कंपलसरी सेक्शन होता है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, 4 क्वेश्चन रहेंगे, ईच क्वेश्चन रहेगा हमारे पास 5 मार्क्स का। तो 20 मार्क्स के आपके पास यहां पे से कम 20 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन से आ जाएगा। तो वो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, आपको रूल लगाना है और देन सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट, इतना ही करना है। तो यहां पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है डिफरेंशिएशन का, जो कि हमारे पास ऑलरेडी आपने पता होगा, जो कि 11th 12th में आप प्रोडक्ट रूल पढ़ते हैं उसी का एप्लीकेशन है, तो कुछ नया नहीं है। यहां पे हम लोग इसका बी पार्ट देखते हैं। तो बी पार्ट क्या हमारे पास, देखो बी पार्ट में एक थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है आप नोट कर लेना, आपके पास यहां पे माइनस है, इक्वल टू के बाद जो होगा वो माइनस होगा। तो यहां पे आप इसको बहुत अच्छे से करना, मैंने यहां पे भी लिखा हुआ है माइनस। तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो क्वेश्चन में क्या है मिस्टेक, जिससे ये कह रहा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन रही है, देन सॉल्यूशन नहीं बन रहा है। बट यहां पे मिस्टेक है इसके अंदर, तो आप इसको सही से लिखेंगे और आप इसको सही करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने यहां पे लिखा हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो सिंप्लीफाई करके कितना आ गया, ये ओनली ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास ये निकल कर आ गया। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं। ये हमारे पास पहला वाला जो है m है और जो दूसरा वाला है इसको हम लोग बोलते हैं n। तो हम इसको चेक करते हैं कि del m अपॉन del y इक्वल टू del n अपॉन del x आता है या नहीं आता है। अगर आ गया तो हमारे पास इक्वेशन कैसी हो जाती है, एग्जैक्ट। और यहां पे आप देखोगे डिफरेंशिएट करो m को विद रिस्पेक्ट टू y और n को विद रिस्पेक्ट टू x, तो इक्वल आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन, वो कैसी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग लगाते हैं तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ mx dx m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इक्वल टू c। तो ये सॉल्यूशन लगेगा पूरे डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर। हमारे पास जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर यही फॉर्मूला अप्लाई होता है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे। तो m की वैल्यू उठा के रखते हैं, तो m की वैल्यू हमारे पास अननोन है। देखिए हमारे पास यहां पे m की वैल्यू है, ये वाली m की वैल्यू थी, m dx प्लस n dy होता है हमारे पास जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, m आ गया। और यहां पे जो हम लोग लेते हैं फॉर्मूले के अंदर में, वो x से फ्री टर्म होना चाहिए, मींस ओनली ऑन y का टर्म्स होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट और इस पूरे को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, और हमारे पास जो y रहेगा वो एज अ कांस्टेंट रहता है। ध्यान देना, क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है y एज अ कांस्टेंट, एंड जो x है वो फ्री होना चाहिए, जो n लेंगे हम उसमें x नहीं होना चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 5 से 5 कैंसिल करा, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और 5 से 5 कैंसिल। तो आपके पास ये जो आ गया, क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो एक आपने अप्लाई किया फॉर्मूला और आपको मिल गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। जिसको भी कोई प्रॉब्लम आ रही है वो मेरे को कमेंट कर सकता है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, मैं वहां पे रिप्लाई करूंगा। आपका जो भी प्रॉब्लम है आपको, आप वीडियो पॉज करो, आप उसको अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत कंपलसरी है आपके पास। क्योंकि अगर मैं सॉल्यूशन आपको पूरा भी दे दूं तो भी आपके पास कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो एग्जाम करेक्ट नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट सीखना है, आप वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट सीखो। काफी वीडियोस यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर में काफी वीडियोस हैं, हर एक टॉपिक के रिलेटेड आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। आप अगर यहाँ पे जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आप देखेंगे सभी के, मैथ 1, मैथ 2, मैथ 3, अभी मैथ 2 की बात चल रही है। तो मैथ 2 के अंदर में जितने भी आपके पास लैप्लास है, चाहे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, चाहे
डिफरेंशियल कैलकुलस है, तो हर एक की वीडियो आपको वहां पे मिलेगी, न्यूटन्स के अकॉर्डिंग हर एक चीजें मिलेंगी, तो वहां पे जा सकते हैं। नंबर हम लोग आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, मीन सी पार्ट पे आते हैं। तो सी पार्ट कहते हैं हमारे पास स्टेट एंड प्रूफ स्केल ऑफ चेंज प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या बोलती है, देखो अगर आपके पास एफ टी इक्वल टू एफ होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं लैप्लास, तो हमारे पास एफ ए टी इक्वल टू ये होना चाहिए। ये हमें क्या करना है, इसको बोलते हैं हम लोग स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। हम इसकी स्केल को चेंज कर रहे हैं, तो किस तरीके से करते हैं, देखो बेसिक जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, 0 से इनफाइनाइट ई टू द पावर एस टी एफ टी डी टी। लेकिन यहाँ पे एफ टी की जगह क्या है, ए टी, तो हमने यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे एफ ऑफ ए टी। ठीक है, तो एफ ऑफ ए टी में क्या करते हैं हम लोग, ए टी को लेट कर लेते हैं ए, यू लेट कर लेते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमारे पास निकलता है डी यू बाई ए। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जहां जहां हमारे पास क्या है, टी है, वहां रखेंगे हम यू बाई ए, वहां रखेंगे हम u बाई ए। तो हमको देखो जहां जहां टी था हमने वहां रखा u बाई ए, और जहां हमारे पास ए टी था वहां हमने रखा u। तो हमको क्या मिल गया नया, हमको मिल गया आपके पास यहाँ पे देखो 1/a एफ एस बाई ए। ठीक है, तो हमने इसको प्रूफ कर दिया, इसी को बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो बेसिक आपके पास लैप्लास का बेसिक फॉर्मूला जो होता है, मेन जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है, उसमें एफ टी की जगह एफ ए टी रखना है, ए टी को सब्स्टिट्यूट करना है u से, और जहां जहां हमारे पास जो भी है, हमारे पास हम लोग क्या कर रहे हैं, टी को आउटगोइंग है और यू को एंटर कर रहे हैं, यू हमारा इनकमिंग है, तो हमारे पास निकल गया यू में क्वेश्चन आंसर जो हमारे पास वेरीफाई करने था वो हमने वेरीफाई कर लिया, यहां पे आ गया। नंबर इसका डी पार्ट है, तो डी पार्ट में क्या बोलता है, यहाँ पे ये डी पार्ट है, तो डी पार्ट में बोलता है आपको फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो जो आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं ए और बी, जो कि यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसको एलिमिनेट करना हमारा पर्पस होता है, इसको रिमूव करना है हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से। वो इक्वेशन हमारे पास जिसमें डिफरेंशियल डेरिवेटिव जो है इन्वॉल्व रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बट उसमें जो आर्बिट्री कांस्टेंट है ए और बी वो नहीं होने चाहिए। तो किस तरीके से हम रिमूव करते हैं, देखो जेड हमें गिवन दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली, इसको पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 2x कांस्टेंट एज इट इज रहा। ठीक है, अब z को विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं, जिसको हम लोग q से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और हमने y के रिस्पेक्ट में करा, तो जो हमारा दूसरा पार्ट है वो एज अ कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब देखो हम यहां से इनकी वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में ही डाल देते हैं, गिवन इक्वेशन में डाल देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, p/2x। ठीक है, तो हम लोग रखेंगे यहां पे इसकी जगह वैल्यू, और यहां पे इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, यहां से निकाल दीजिए x² प्लस a की वैल्यू 2y अनदर साइड जाएगा, तो q/2y। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में हमने डाल दी, देखिए हमने वैल्यू डाल दी x² प्लस a की, और हमने वैल्यू डाल दी y² प्लस b की। तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास ये आंसर आ गया। तो इसमें ए बी नहीं है, तो ए बी नहीं है, तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसी को हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करेंगे, अगर आर्बिट्री फंक्शन होता तो आर्बिट्री फंक्शन को रिमूव करते, तो हमारे पास जो आती है फ्री जो होता है, फ्री जो होता है एलिमिनेट करना होता है आर्बिट्री कांस्टेंट और आर्बिट्री फंक्शन को, वही इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। सेक्शन 1 पे आते हैं, सेक्शन 1 का ए पार्ट है, जहां पे हमको निकालना है एंगल बिटवीन टू सरफेस, मींस टू वेक्टर के बीच का हमें एंगल निकालना है एट अ पॉइंट 2, -1 और 2। ठीक है, तो पहले हमने मान लिया कौन सा, पहला सरफेस मान लिया हमने φ1, दूसरी सरफेस मान लिया हमने φ2। तो इन सरफेस का जो नॉर्मल है, अगर इन सरफेस के नॉर्मल के बीच का एंगल वो इन दोनों सरफेस के बीच का एंगल होगा। दो सरफेस के बीच का एंगल उन दोनों सरफेस पे नॉर्मल जो होगी उसके बीच का जो एंगल होगा वही उस सरफेस के उन दोनों सरफेस के बीच का एंगल होगा। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल निकाल लेते हैं पहली सरफेस और दूसरी सरफेस का। ठीक है, तो नॉर्मल कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट को बोलते हैं नॉर्मल। आप ग्रेडियंट निकाल दो किसी भी सरफेस का तो वो उसका नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि जो ग्रेडियंट की डेफिनेशन होती है वो यही होती है, नॉर्मल टू द सरफेस इज कॉल्ड द ग्रेडियंट। तो हमने पहली सरफेस का ग्रेडियंट निकाला, हमने दूसरी सरफेस का भी ग्रेडियंट निकाला, और ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, डेल डॉट φ1 डेल डॉट φ2, मींस डेल वेक्टर डेल ऑपरेटर के साथ हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वेक्टर के वहां पे वेक्टर के अंदर देख लीजिए कि ग्रेडियंट कैसे निकल रहा है, तो वहां से आप इसको निकाल सकते हैं। डेल डॉट φ1 करेंगे और डेल की वैल्यू रखी जाएगी, तो डायरेक्ट हम लोग इसको निकालेंगे। तो हम लोग ग्रेडियंट निकालते हैं कहां पे, एट अ पॉइंट दिस, तो ग्रेडियंट इस पॉइंट पे आ जाएगा ये, और ग्रेडियंट निकालते हैं इस पॉइंट पे φ2, तो हमारे पास क्या आ गया ये, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल टू द सरफेस। एक को हमने बोल दिया n1 वेक्टर, एक को बोल दिया n2 वेक्टर। तो हमको इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ही निकालना है, वही एंगल उन दोनों सरफेस के बीच की एंगल होगी। तो हमने क्या करा, हम लगाते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर होता है अगर उन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू n वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइडेड बाय n1 का मॉड्यूलस इंटू n2 का मॉड्यूलस।
तो n वेक्टर डॉट n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर आपके पास आ गया, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और नीचे हमारे पास मॉड्यूलस पहले वेक्टर का देन दूसरे वेक्टर का मॉड्यूलस। इसको सिंप्लीफाई करो कैलकुलेट करके, थीटा को अपनी जगह रहने दो, कॉस को अनदर साइड भेजो, तो जब कॉस अनदर साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स, और उसको सिंप्लीफाई करके जो आपके पास रिजल्ट आ गया यही थीटा आ गया उन दोनों सरफेस के बीच का एंगल, क्योंकि ये उन दोनों की नॉर्मल के बीच का एंगल है, तो उसकी सरफेस का एंगल हमारे पास उन दोनों की सरफेस का बीच का जो एंगल आएगा वो भी थीटा ही होगा, और ये निकल कर आ गया थीटा। इसी में क्वेश्चन बी पार्ट देख लेते हैं इसका, जिसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें बोल रहा है किसके, बोलता है डाइवर्जेंस ऑफ v का एट अ पॉइंट 1, 2, 2, और आपको निकालना क्या है, देखो फॉर दिस नॉर्मल टू द सरफेस दिस फॉर v आपको दिया है, तो v का सबसे पहले डाइवर्जेंस निकाल लेंगे। v का डाइवर्जेंस कैसे निकलेगा, v हमें गिवन है तो v का डाइवर्जेंस निकालना है, तो v का जो डाइवर्जेंस होगा उसका हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है अलोंग दिस, हमको निकालना है अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस। तो हमने क्या करा, सबसे पहले डाइवर्जेंस निकाल लिया v का। तो डाइवर्जेंस क्या होता है, किसी वेक्टर का हमारे पास डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो हमने डॉट प्रोडक्ट करा इन दोनों का, तो डॉट प्रोडक्ट ये आ गया। और जो डेल की वैल्यू होती है वो लिखो आप यहां पे, डेल की वैल्यू क्या होती है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। तो ये वेक्टर में जाके आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। मैं यहां पे इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ये वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, हर एक पार्ट को खोल के यहां पे दिखाया नहीं जा सकता है, तो इसलिए आप वेक्टर पे जाके डेल की वैल्यू देखो, डेल की वैल्यू देखो और यहां पे इनको दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास निकल के आया डॉट प्रोडक्ट वो क्या आ गया हमारे पास, स्केलर फंक्शन, इसको हमने लेट कर लिया फाई। तो इस फाई का हमें निकालना क्या है, इस फाई का हमें निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इसका ग्रेडियंट, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने का, नीचे मैंने फॉर्मूला लिखा है वो भी मैं आपको बताता हूं अभी। तो पहले हमने फाई का निकाल दिया क्या, डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो ये ग्रेडियंट होता है जब हमारे पास फंक्शन कैसा होता है, फाई स्केलर है और यहां पे v कैसा था, वेक्टर, तो वेक्टर के साथ डेल का डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देता है, डाइवर्जेंस, और स्केलर फंक्शन के साथ ग्रेडियंट डेल का डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, ग्रेडियंट। तो ये निकल कर आ गया हमारे पास। अब हमें इसको किस पॉइंट पे निकालना है, 1, 2, 2, तो हमने यहाँ पे x और y और z की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ गया हमारे पास ग्रेडियंट आ गया फाई का, इतना आ गया 12 i कैप प्लस का 48 j कैप प्लस का 48 k कैप। तो स्फीयर का नॉर्मल निकालना है, उसके अलोंग आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कईयों के समझ में नहीं आएगा, वीडियो को पॉज करके देखें। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो चलो इस पे जो हमारे पास स्फीयर है वो ये, इस स्फीयर के जो नॉर्मल डायरेक्शन है ना उसके अलोंग निकालना है अपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो पहले सरफेस दिया है तो इस सरफेस का नॉर्मल क्या होता है, इसका ग्रेडियंट। सीधी सी बात है, किसी भी सरफेस का जो नॉर्मल होता है वो उसका ग्रेडियंट होता है। तो हमने इसका नॉर्मल निकाल दिया ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट क्या निकाल दिया, एट अ पॉइंट हमने निकाल दिया यहाँ पे 1, 2, 2। तो ये आ गया हमारे पास डायरेक्शन वेक्टर, क्योंकि हमें इस डायरेक्शन में निकालना है। तो ये डायरेक्शन वेक्टर आ गया। इसके बाद हमें क्या निकालना पड़ता है, यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर। तो यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग, किसी वेक्टर को उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर दो तो उसका निकल जाता है यूनिट वेक्टर। तो यहां पे हमने n का निकाल दिया यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमारे पास जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ग्रेडियंट ऑफ फाई एट अ पॉइंट p, और इनटू में जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यहां पे दोनों की वैल्यू रखी, ये ग्रेडियंट की वैल्यू रख दी हमने इस पॉइंट पे, और यहां से आ गया हमारे पास यूनिट डायरेक्शन वेक्टर, ये वैल्यू रख दी। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे का जे के साथ, के का के के साथ, रेस्ट ऑफ 0। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक्यूरेट आंसर निकल कर आएगा कितना, 68। वीडियो को पॉज करके आप निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं, मैच कराइए किस तरीके से आपके पास निकल रहा है क्या एग्जैक्ट। ये निकल गया हमारे पास सेक्शन ए का, दोनों हमारे पास पार्ट हमने कर लिए, 20 मार्क्स का कंप्लीट हो गया सेक्शन ए से, और कंपलसरी वाले सेक्शन से ऑलरेडी 20 मार्क्स का कंप्लीट हो गया, तो 40 नंबर का भी कंप्लीट हो गया आपके पास। तो सेक्शन बी पे आते हैं, सेक्शन बी का पहला पार्ट देखते हैं। तो सेक्शन बी का जो पहला पार्ट है, ठीक है, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करो क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं है। पहले तो उसको इस फॉर्म में लिखो, mdx प्लस dy, इस फॉर्म में हमने लिखा। तो हमने यहां पे क्या कर दिया, जब हम इसको चेक करेंगे तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आ रही है, ना ये होमोजीनियस आ रही है, ना ये नॉन होमोजीनियस आ रही है, तो ये किसी भी तरीके से नहीं बन रही है। तो लास्ट तरीका कौन सा है आपके पास, लास्ट तरीका आपके पास क्या है, लेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू x टू दी पावर h y टू दी पावर k। ये जनरल मेथड है, ये किसी भी क्वेश्चन के लिए अप्लाई हो सकता है, चाहे वो होमोजीनियस हो, चाहे वो नॉन होमोजीनियस हो, चाहे वो कुछ और हो।
तो हमारे पास जो फोर्थ रूल होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो चौथा रूल होता है वो यही होता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेट करते हैं। तो जब आप लेट करते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गिवन इक्वेशन को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो जब आपने गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा तो वो एग्जैक्ट बन जाती है, 100% एग्जैक्ट बनेगी, क्योंकि ये रूल है। जब आप क्या करते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हो, डेफिनेटली वो एग्जैक्ट बनती है। तो जब वो एग्जैक्ट बनेगी तो इस कंडीशन को होल्ड करेगी, ऑब्वियसली इस कंडीशन को होल्ड करेगी। तो हम क्या निकालते हैं, del m अपॉन del y। तो हमने ये निकाल दिया भाई del n अपॉन del y, और हमने ये निकाल दिया del n अपॉन del x। अब हम क्या करते हैं, इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। तो देखो इसका कंपेयर करें कोफिशिएंट तो ये आ रहा है, और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट देखो कंपेयर करो तो ये आ रहा है। तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। ये हमारे पास कोफिशिएंट इक्वेट कर दिए, इसको सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन आ गई ये। फिर हमने दूसरे वाले के कोफिशिएंट इक्वेट करे, देखो ये इसके कोफिशिएंट इक्वेट करो, तो इसके कोफिशिएंट इक्वेट करे तो हमारे पास ये आ गया। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को, दो लीनियर इक्वेशन है, इनको सिंप्लीफाई करो, h और k की वैल्यू निकालो। तब हम जब एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h की वैल्यू आ गई 21/11 विद माइनस साइन, k की वैल्यू आ गई विद माइनस साइन 44 डिवाइडेड बाय 21। तो इनको एज इट इज रखना है आपने इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है आपने, इनको एज इट इज रखना है, h और k की वैल्यू, और कुछ नहीं करना है। तो h और k की वैल्यू रख दी, तो इक्वेशन तो ऑलरेडी एग्जैक्ट है। तो क्या करो, इसको सॉल्यूशन निकाल दो। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करा आपने, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये आ गया। अब आपके पास देखो सॉल्यूशन वापस से फिर वही सॉल्यूशन लग गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, mdx प्लस एन डी वाई। जो x होगा हमारे पास उसमें y कांस्टेंट होगा, और जो हमारे पास n होगा वो हमारे पास किससे फ्री होगा, वो जो टर्म होगी हमारे पास वो फ्री फ्रॉम किससे हो जाएगी, फ्री फ्रॉम x से हो जाएगी। तो हमारे पास ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, हमने फॉर्मूला लगा दिया। फिर देखो किस तरीके से हम लोग करते हैं, फॉर्मूला लगाए। ठीक है, n में तो x वाला टर्म कोई है ही नहीं, y वाला फ्री टर्म कोई है ही नहीं, तो ये फॉर्मूला लगाया, इंटीग्रेट करा, सिंपल सा इंटीग्रेशन, x की पावर n, क्या जो इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ये सिंपल इंटीग्रेशन करा, इसको सिंप्लीफाई करा, तो रिक्वायर्ड आंसर आ गया हमारे पास। किसी को भी सॉल्यूशन में प्रॉब्लम है तो वो कमेंट कर सकता है, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कॉल मैसेजेस कर सकता है, मैं रिप्लाई करूंगा वहां पे। वीडियो को पॉज करके देखो, समझ में नहीं आएगा क्योंकि एडवांस मैथमेटिक्स है ये, कोई नॉर्मल मैथमेटिक्स तो है नहीं, तो काफी आपको फोकस करना पड़ेगा। इसको सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, सॉल्यूशन से कुछ नहीं होने वाला, सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है वो आ सकता है यहाँ पे। तो इसका 4 दिन बाद एग्जाम होने वाला है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूं मैं यहाँ पे, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए मैं 1 बाय 1 यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन अपलोड करूंगा। ठीक है, जो भी चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब करें। सेक्शन बी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेक्शन बी का सेकंड पार्ट काफी देखो लंबा नहीं है, बड़ा का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये भी हो जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या है, पहली इक्वेशन और हमारे पास यहाँ पे दूसरी इक्वेशन, 2 इक्वेशन दे रखी है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इन इक्वेशन को पहले आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करो, देन आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, देन आप सॉल्यूशन लगा दो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास ये। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, आपने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला अप्लाई करा और इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेशन करा, ये आ गया। अब हमारे पास इनिशियल कंडीशन होती है हमेशा, जब टाइम 0 होता है तो हमारे पास करंट भी क्या होता है, 0। मींस जब आपने स्विच ऑन ही नहीं किया है तो करंट कहां से फ्लो करेगा, तो लाइट भी नहीं जलेगी, ना पंखा चलेगा, ना फ्रिज चलेगा। जैसे ही t = 0 होगा हमेशा करंट 0 रहता है। ये इनिशियल कंडीशन हमेशा अप्लाई करनी है। तो जब इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो यहां से हमारे पास c की वैल्यू निकल कर आती है, वापस से c की वैल्यू को रख देंगे यहाँ पे हम लोग c1 की वैल्यू को, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 कंप्लीट यहां से निकल कर आ जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन अभी के लिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन को नोट किया, उस इक्वेशन को सॉल्व करा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करा, उसको हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हमने क्या करा, सॉल्यूशन सेम लगाया। यहां पे से हमने क्या करा, कांस्टेंट को बाहर करके इसको इंटीग्रेट करा, इंटीग्रेट करके हमारे पास ये निकल कर आ गया। इसमें भी इनिशियल कंडीशन, व्हेन टाइम = 0 करंट ऑलवेज 0। ठीक है, तो यहां से हमारे पास C2 की वैल्यू निकल कर आ गई। तो जब हमारे पास C2 की वैल्यू आ गई तो वापस से C2 की वैल्यू को कहां डाल दो, इधर ही डाल दो, C2 की जगह वैल्यू डाल देते हैं। तो जब C2 की वैल्यू डालोगे तो यहां से आपके पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी कंप्लीट, इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, हमें एक कंडीशन दे रखी है, हमें ये कंडीशन दे रखी है, गिवन r² c = l। इस कंडीशन का यूज करके हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का यूज करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करते थे, ऐड। तो जब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास देखो लेफ्ट हैंड साइड तो ये ऐड होगा जो कि हमें दिख रहा है साफ साफ, और राइट हैंड साइड हमारा ये ऐड होगा। तो जो भी कॉमन आ रहा था हमने कॉमन ले लिया। तो हमने e⁻t/RC को कैंसिल करा, तो हमारे पास निकल गया I1 + I2 = E/R इंटू में साइन PT। यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, यही हमें प्रूफ करना था। तो काफी
अच्छा है क्वेश्चन। ये हमारे पास करंट वाले जो हमारे पास निकल कर आता है न्यूटन से पहले आता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन वाले पार्ट में से जो 10 मार्क्स का आता है वो ये आता है। या तो करंट से आएगा जो कि करंट से आ रखा है, न्यूटन से भी आ सकता है। न्यूटन के काफी अच्छे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, और भी पेपर है मैंने जो सॉल्व कर रखे, वो वीडियो में आप देख सकते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में जाएंगे तो वहां पर आपको न्यूटन्स और करंट दोनों मिलेगा, तो वहां पे से आप उसको सीख सकते हैं, क्योंकि इस बार न्यूटन्स भी आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है न्यूटन्स भी। अब देखें हम सेक्शन सी, हमारे पास 60 मार्क्स का कंप्लीट हो गया। सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी में पहला हमारे पास क्या है, लैप्लास ऑफ साइन 2t अपॉन कॉस 3t। तो साइन 2t अपॉन कॉस 3t को कैसे करोगे, पहले तो इसको दो भाग में ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई प्रोडक्ट यहां पे लगता ही नहीं है रूल। तो हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो हमने क्या कर दिया, देखो 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करा तो साइन 5t आ गया, और यहां से निकल कर आ गया साइन माइनस का t, माइनस बाहर आ गया तो साइन t बन गया। अब हम इन दोनों में लीनियर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, मतलब इनको इंडिविजुअली हम लोग क्या कर सकते हैं, लैप्लास फाइंड कर सकते हैं। तो पहले में हमारे पास लग गया साइन 5t का, ये आ गया हमारे पास 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। साइन टी का लगा दो, साइन टी का हो गया आपके पास 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, एलसीएम आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया, एस स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम ले लिया, तो हमने सिंप्लीफाई करके हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट, सब पार्ट है इसी का, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो भी है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट का, वन सब पार्ट का सेकंड पार्ट आपको फाइंड करना है लैप्लास ऑफ दिस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका लैप्लास निकालने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो जब हमने यहाँ पे लगाया a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस का a 3b स्क्वायर, तो जब हमने यहाँ पे अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करो। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा, तो सिंप्लीफाई करके हर एक का इंडिविजुअली लैप्लास निकलेगा। तो पहले वाले का लैप्लास ये निकल गया। तो जब भी हमारे पास t की पावर रैशनल होती है, फ्रैक्शन में होती है, तब आप गामा लगाओगे। गामा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, गामा का फॉर्मूला हमारे पास होता है गामा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस टू दी पावर n प्लस 1। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया गया है हर एक के लिए, क्योंकि हर एक का क्या है, फ्रैक्शन हो रहा है, हर एक में क्या है, फ्रैक्शन है पावर में। तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया, इसको सिंप्लीफाई करा, गामा को सॉल्व करा, तो गामा को सॉल्व करके हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ये निकल कर आ गया। तो गामा को इस तरीके से सॉल्व करते हैं हमारे पास, और गामा की जो हाफ की वैल्यू होती है रूट पाई होती है। तो यहां पे मैंने इसकी वैल्यू रूट पाई भी नहीं लिखी है, तो आप रूट पाई लिख सकते हैं इसकी वैल्यू में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमें क्या पता है, चूंकि गामा 1/2 इक्वल टू रूट पाई, तो यहां पे रूट पाई लिख सकते हैं आप। यहां पे क्या लिख सकते हैं आप, रूट पाई। तो इसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, रूट पाई लिख देते हैं। तो हमने इसकी जगह क्या लिख देंगे, रूट पाई। तो चलिए इसकी जगह हम लोग लिख देते हैं रूट पाई, जो कि हमें पता है वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का बी पार्ट देखते हैं, जो कि फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। कन्वोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो में जाके देख लेना, इस बार काफी चांसेस है कन्वोल्यूशन आएगा, क्योंकि इसके सेकंड पार्ट में कन्वोल्यूशन आया हुआ था। तो हमने इसका इनवर्स निकालना है। चलो इसका इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, हमको सबसे पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, मींस इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। तो दो पार्ट्स में ब्रेक करने के लिए क्या मेथड होता है हमारे पास, पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि आपने इंटीग्रेशन के लिए 12th में किया होगा। पार्शियल फ्रैक्शन मीन एक के दो भाग करने हैं आपने, दो हिस्से करने, तो ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन का मैंने कंप्लीट यहां पे आपको दिखा दिया पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि इसका पार्ट है भी नहीं। तो आप इसको सॉल्व करो दो हिस्से में। आप क्या करोगे, यहां पे आप ए बी सी डी की कांस्टेंट वैल्यू निकालोगे। तो ए बी सी की कांस्टेंट वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो जैसी ए बी सी की कांस्टेंट वैल्यू निकल कर आ जाएगी, आप क्या करोगे, इन वैल्यू को रख दोगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में, और आपके पास दो हिस्से में क्या हो जाएगा, ब्रेक। पहला हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया। अब आप क्या करो, दोनों में अप्लाई कर दो अलग अलग लैप्लास, और इसको भी अंदर ही अंदर इसको भी ब्रेक कर दिया, इस पार्ट में और इस पार्ट में, और उसको भी ब्रेक करेंगे अभी। तो कैसे करेंगे, देखो हम उसमें परफेक्ट स्क्वायर लगाएंगे। इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर लगा के इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या कर दो, इंडिविजुअल का लैप्लास, इसका लैप्लास ये आ गया, इसका लैप्लास ये आ गया, और इसको ब्रेक करेंगे तो उसका लैप्लास निकाल देंगे ये, और उसका लैप्लास यहाँ से निकल जाएगा। तो लैप्लास हमारे पास आ गया सबका, हर एक का लैप्लास। तो काफी ईजी है लैप्लास निकालना। यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी काम करती है अपोजिट में। ठीक है, तो आप इनवर्स निकाल लें तो बैक चलना है। इनवर्स निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इनवर्स निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ओनली ऑन लैप्लास के लिए फॉर्मूले। तो लैप्लास पे फोकस करना, लैप्लास का अगर आपको सही पता है तो आप लैप्लास इनवर्स निकालोगे। मींस अगर आप ऐसे जाते हैं, ठीक है, तो ये लैप्लास है, अगर ये वापस आते हैं तो ये लैप्लास इनवर्स है। तो हमेशा ध्यान रखना, लैप्लास आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लैप्लास इनवर्स आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके पास। कोई फॉर्मूला काम नहीं करता है, कोई भी फॉर्मूला यहां पे अप्लाई नहीं होगा। तो ठीक है, हमारे पास लैप्लास, जैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होता है, तो डिफरेंशिएशन जैसे होता है उसी का उल्टा क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन।
क्योंकि एंटी डेरिवेटिव कॉल द इंटीग्रेशन। तो सेम वैसा ही है, लैप्लास अगर आप सीधे जा रहे हैं तो सीधे वापस आ जाइए, सेम उसी को लैप्लास इनवर्स बोलते हैं। तो चलो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया लैप्लास का, ये जो भी हमारे पास कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेंगे और हमारे पास एक हमारे पास छोटा सा आंसर निकल कर आ जाएगा। सेक्शन डी देखते हैं, 80 नंबर का कंप्लीट हो गया। सेक्शन डी में हमारे पास पहला क्वेश्चन है क्या, हमारा पहला जो क्वेश्चन है लैग्रेंजेस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से है। तो पहली इक्वेशन फॉर्म में है कि इसके पी पी क्यू क्यू इक्वल टू आर, इस फॉर्म में, जब इस फॉर्म में इक्वेशन होती है तो पी पी प्लस का क्यू क्यू इक्वल टू आर, इसको बोलते हैं लैग्रेंज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है, देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। कैसे बनती है, dx अपॉन कैपिटल P, dy अपॉन कैपिटल Q, dz अपॉन r कैपिटल R। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं या इसको ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग करो, ब्रेक करो, या फिर कोई भी मल्टीप्लाई ऐसा करो जिससे आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए, उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा हमारे पास क्वेश्चन इसने पूछा है। तो देखो कैसे करना है, इक्वेशन 1 को हम लोग क्या करते हैं 1 1 0 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो ये निकल कर आ गया। इक्वेशन 1 को ही 1 -1 0 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो ये निकल कर आ गया। अब इक्वेशन 1 और 2 और 3 को देखें तो उससे हमारे पास क्या आ गया, इक्वेट कर दे तो ये हमारे पास निकल कर आ गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करना है, आपको सॉल्व करना है यहाँ पे, तो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। इंटीग्रेशन बोथ साइड करते हैं और x + y = t पुट कर लेते हैं, छोटा बनाने के लिए, इसको छोटा बनाने के लिए पुट कर लिया, ठीक है। तो इंटीग्रेट करते हैं, लेफ्ट में तो इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जा रहा है, 1/z का log z आ जाएगा, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन फिलहाल नहीं हो पा रहा है क्योंकि प्लस में है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मूले में बनाने की कोशिश करेंगे। √2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 में वैल्यू होती है साइन में और कॉस में, साइन π/4 की वैल्यू, कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2। तो यहां से ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास साइन a + b, साइन a + b का फॉर्मूला बन गया। तो यहां पे हमारे पास इसको क्या बन गया, 1/sin क्या होता है, कॉसेक, रेसिप्रोकल होता है साइन का कॉसेक, तो रेसिप्रोकल कर दिया। तो 1/z का log z आ गया, ठीक है। और यहां पे हमारे पास log का क्या आ जाएगा, 10, हमारे पास x/2 और प्लस का log c, कॉन्स्टेंट भी log c ही लेना है। तो यहां से हमारे पास क्या है, log को सिंप्लीफाई करो, log को सिंप्लीफाई करेंगे तो log m + log n, log mn होता है, ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। और यहां से हमने क्या कर दिया, log में हमारे पास जो भी मल्टीप्लाई में होता है पावर में चला जाता है, log की प्रॉपर्टी है, ठीक है। जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो रही है वो कौन क्लियर कर सकता है, वो कमेंट कर सकता है, व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है। तो जब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करी प्रॉपर्टी और वहां से 10 आया, 10 अनदर साइड गया तो 1/10 हो गया। 1/10 क्या होता है, कॉट का रेसिप्रोकल, तो हमने उसको कॉट लिख दिया, तो हमारे पास C1 निकल कर आ गया। इस तरीके से हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया। अब हम क्या करते हैं, उन्हीं दो इक्वेशनों को माइनस कर देते हैं जो हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 है, ठीक है। या फिर हमारे पास क्या है, उन्हीं दोनों में से हमको इक्वेट कराना है, बस जो भी हमने इक्वेशन निकाली है उनको इक्वेट कराना है। तो इक्वेट करा दिया, यहां से इसको इक्वेट कराया तो इसको सॉल्व कर दिया, सिंप्लीफाई करा और इसको सॉल्व करा तो किस तरीके से सॉल्व करा वो आप देख सकते हैं। इंटीग्रेशन जब भी हम लॉग में हमारा इंटीग्रेशन आता है तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है वो भी क्या आता है, लॉग में आता है। तो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, log m - log n, log m/n। जैसी लॉग हटता है एंटी लॉग आ जाता है क्या, e⁻xy आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। इसी को रेसिप्रोकेट कर दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/e, और e ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो माइनस जाके y/x बन जाएगा। और ये x की जो हमारे पास t है, t की वैल्यू x + y रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, जो सॉल्यूशन ये पूछ रहा है। फाई = हमारे पास ये निकल कर आ गया C1, C2। तो ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि लैग्रेंज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन आ गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट आपके पास 4 पीट से हमेशा फिक्स है, 10 मार्क्स का हमेशा 4 पीट से फिक्स है। इसके अंदर ओनली ऑन आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन ध्यान में होनी चाहिए बस। तो इक्वेशन हमको दे रखी थी गिवन ये, तो हमेशा उसको लेट करना है f = 0, f = 0। तो f = हमारे पास ये आना चाहिए जो भी इक्वेशन है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, हमको निकालना है ओनली ऑन वैल्यू ∂f/∂x, ∂f/∂y, ∂f/∂z, और हमें निकालना है क्या यहाँ पे, ∂f/∂p, और हमें निकालना है ∂f/∂q। इतना ही हमें निकालना है और हमें कुछ भी नहीं निकालना है, और हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पे से क्या निकल कर आ जाएगा, इन्हीं को वैल्यू को आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन में रखना है। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है, देखो यहाँ पे जो ये इक्वेशन है इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। जब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन याद रहेगी तभी आप 4 पीट का क्वेश्चन कर पाएंगे। तो सारी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो जो हमने निकाली है। तो हमने सारी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहां से क्या कर लो, 2 सिंपल से आपने पार्ट उठा लिए, एक ये जो कि dq/q आ रहा है, और एक आपके पास x वाला पार्ट जो कि आपके पास dx/-dx आ रहा है। तो इंटीग्रेशन करो, 1/q का log q, 1/x का log x,
और हमारे पास जो कांस्टेंट आएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट वो भी लॉग में ही आ जाएगा। तो यहां से लॉग की प्रॉपर्टी लगा के क्यू निकालना है, तो हमेशा यहां से क्यू निकलेगा या पी निकलेगा, और उसको उठा के हमको गिवन इक्वेशन में रखना है। उसको उठा के हमें क्या रखना है, गिवन इक्वेशन में, चाहे क्यू आए चाहे पी आए, तो उसको उठा के गिवन इक्वेशन में रखना है। वहां से हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, पी निकल कर आ जाएगा, क्योंकि क्यू ऑलरेडी निकला हुआ है, क्यू की वैल्यू रखोगे तो पी आ जाएगा, तो ये पी निकल कर आ गया। और पी आता है यहां से तो पी की वैल्यू उठा के रखते क्यू आ जाता। तो जब ये पी और क्यू आएगा तो उसको कहां रखना है, dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस का क्यू डी वाई। इसको बोलते हैं टोटल डिफरेंशिएशन का फॉर्मुला होता है, इसको ऑलरेडी हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल डिफरेंशिएशन का फॉर्मुला होता है। पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है आपने ओनली ऑन, तो यहां पे रख देनी है उठा के। यहां पे रख के क्या करना है आपने, इसको ऐसे अरेंज करना है जिससे कि आप इसका सुटेबल इंटीग्रेशन कर पाओ। जैसे पी की वैल्यू रखी आपने और क्यू की वैल्यू डाली। अब मेरे को देखो इसको इतने तरीके से सुटेबल करना है कि मैं इसका इंटीग्रेशन कर पाऊं, तो मेरे को यहां पे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या निकल कर आ गया, ये निकल कर आ गया। क्या करो आप, जेड को जेड की साइड ले जाओ और हमारे पास वाई को वहीं पे रहने दो और एक्स को हटा के जेड की साइड ले जाओ, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा इस तरीके से। ये आगे तो यहीं पे से हमने क्या करा, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो जब इंटीग्रेशन बोथ साइड करते हैं तो डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाता है, डी का साइन इंटीग्रेशन के साइन से कैंसिल हो जाएगा और प्लस में हमारे पास बी आ जाएगा। तो हमारे पास जो ए और बी सॉल्यूशन आ जाएगा, तो यहां से हमारे पास जेड आ जाएगा दिस। तो यही हमारे पास क्या है, जेड निकालना था। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय चारफिट मेथड। चारफिट मेथड के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन डिफरेंट होती है और लैग्रेंज के लिए डिफरेंट होती है। जिसको भी कोई प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट कर सकता है, व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कॉल सकता है। जो भी चैनल पे बना हुआ था चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। मैं हर एक यूनिवर्सिटीज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके अपलोड कर रहा हूं, जो काफी हेल्पफुल होगी आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने में भी और पैटर्न जानने के लिए भी। यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होता है वो प्रीवियस ईयर में किस तरीके का है, वो सारे पेपर्स जो हमारे प्रीवियस पेपर है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे मोर अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।